आपने जो है एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए एक प्लान बनाया कि भैया मैं अपने 5 या 6 सब्जेक्ट्स जो हैं इस प्रकार स्टडी करूँगा और इसमें इतना इतना पोर्शन इतने दिनों में कवर करूँगा। कुछ समय के बाद हालत ख़राब हो गई और हालत ख़राब होने के बाद आपके जो है 1 से 2 हफ्ते सिर्फ जो है अपने आप को रिकवर करने में निकल गए। क्या वो पुराना वाला प्लान अभी भी इफ़ेक्टिव होगा या उसे अब आप चेंज करेंगे? आंसर दीजिए। चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब चीज़ें बदल गई है। जो चीज़ प्रेडिक्ट नहीं करी थी वैसी कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो गई है, तो रिमेनिंग टाइम पीरियड के हिसाब से आपको प्लान रिवाइज़ करना पड़ेगा। उसी प्रकार ऑडिट में भी प्लानिंग कॉन्टीन्यूसली रिवाइज़ होती है। ये भी हो सकता है कि आपने कोई सब्जेक्ट की तैयारी के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई थी और कुछ समय के बाद आपको पता लगा कि नहीं यार, ये जिस बुक से मैं पढ़ रहा था वहाँ से बात नहीं बन रही है, या जो चीज़ें मैंने सोची थी वैसे नहीं हो रही है, मुझे बुक चेंज करनी पड़ेगी, मुझे अपना पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। उसी प्रकार जो आपने ऑडिट का प्लानिंग करी है कि भाई मैं ऑडिट को इस प्रकार करूँगा, वहाँ पे एक्चुअली में क्लाइंट प्लेस पे जाके पता लग रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पर अप्लाई नहीं होती हैं और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अलग तरीके से जो है अलग स्ट्रैटेजी के माध्यम से जो है आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। वहाँ पर भी आप अपनी ऑडिट की प्लानिंग को रिवाइज़ करेंगे और ऑडिट जो प्रोग्राम आपने बनाया है उसको आप मॉडिफाई करेंगे, एक राइट स्ट्रैटेजी अपनाएंगे जिससे कि आप अपने ऑडिट के फाइनल कंक्लूजन पर पहुँच पाएंगे। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देती है या ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन आपको देना होता है और वो ओपिनियन आप सही दे पाएँ उसके लिए आप ऑडिट करते हैं। क्लाइंट आपके पास आ गया, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आएगा। क्लाइंट एक्सेप्टेंस फॉर्म होता है जिसमें आप काफ़ी चीज़ें चेक कर कर ही क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें क्या होती है वो हमने डिस्कस करी थी पॉइंट नंबर 2 वीडियो नंबर 2 में। थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप मैनेजमेंट और ओनर्स की एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और उसके बाद ही जो है आप अपना एक प्लान तैयार करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती है इसके बाद प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बाद आपका ऑडिट प्रोग्राम बनता है और ऑडिट प्रोग्राम के बाद एक्चुअल फील्ड वर्क शुरू होता है। पर यहाँ मैं आपको रोकना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप जब प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी, क्लाइंट एक्सेप्ट हो गया, क्लाइंट की नॉलेज पता है, मैनेजमेंट बिजनेस को आप जानते हैं, उनका क्या सिस्टम है उसे आप समझते हैं, तो अब यहाँ प्लानिंग तो बना रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि आप प्लानिंग बनने में 2 हफ्ते लगेंगे, 3 हफ्ते लगेंगे तो उसके बाद आप फिर प्रोग्राम बनाएंगे, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा और उसके बाद उन्हें भेजेंगे। ज़रूरी नहीं है। हो सकता है सारी चीज़ें एक साथ चल रही हो, जो पार्टनर हैं वो एक प्लान बना रहे हो कि अच्छा ये चीज़ें हम करेंगे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, बट साथ में उन्होंने एक टीम को तुरंत डिप्लॉय कर दिया हो कि आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर चीज़ें समझिए, प्रोसेस को समझिए, उसके नोट बनाइए, वॉक थ्रू करिए, इतना काम आप वहाँ पर करिए। फील्ड वर्क भी तुरंत शुरू कर दिया, उस फील्ड में 2-3 बंदों को काम असाइन कर दिया, भाई तुम शुरू तो करो, और साइमल्टेनियसली प्लानिंग हो रही है। सारी चीज़ें साथ में हो सकती है क्योंकि समय कम होता है, कई सारे क्लाइंट्स करने होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी नोट करने वाली है कि कुछ लिस्टेड क्लाइंट्स जो होते हैं उन्हें रिपोर्ट, अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट जल्दी चाहिए होती है और यहाँ पर उनका 1000 करोड़ 100 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, 100 करोड़ 1000 करोड़ उससे ज़्यादा का टर्नओवर हो सकता है। तो क्या उनका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद फटाफट जाकर 1 महीने में पूरे साल की ऑडिट करी जा सकती है जहाँ पर कि हज़ारों लाखों ट्रांजैक्शंस होगी? ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पर चीज़ें चेंज करनी पड़ती है और बहुत जगहों पर उनका एक लिमिटेड रिव्यू होता है जो कि एक सेपरेट चीज़ है, पर लिमिटेड रिव्यू के साथ पीरियोडिक साल के दौरान हर क्वार्टरली ऑडिट भी होती है। ऐसी स्ट्रेटजी बनती है कि हर 3-3 महीने में वहाँ पर जैसे लिमिटेड रिव्यू होगा साथ में स्टैट्यूटरी ऑडिट भी हम लोग करते जाएंगे, ताकि जब आखिरी के 3 महीने का फाइनलाइजेशन करना हो तो हमें उस 3 महीने के पीरियड पर कॉन्सेंट्रेट करना हो, क्योंकि पिछले 9 महीने तो हम ऑलरेडी कर रेडी बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर ये स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। और बहुत सारे जो छोटे क्लाइंट्स होते हैं या ज़्यादा बड़े क्लाइंट्स नहीं होते, उसमें जब पूरा पीरियड खत्म हो जाता है, मार्च हो जाता है, अप्रैल की भी कई ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती है, मार्च की जो चीज़ें अप्रैल में आती है वो भी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है, करेक्ट प्रोविजनिंग हो जाती है, टैक्स वगैरह वो एडवांस टैक्स वगैरह पे कर देते हैं, जीएसटी लाइबिलिटी वगैरह पे कर देते हैं, सब क्रिस्टल क्लियर होता है। तो वहाँ पर जाकर पूरे साल की ऑडिट फटाफट कर ली जाती है, जिसमें भी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है, बहुत कम हो सकती है। खैर उसकी हम बात करेंगे कि कैसे करना होता है। पहले बात करते हैं ऑडिट प्लानिंग की। ऑडिट प्लानिंग में ना एक ओवरऑल ऑडिट प्लान होता है। ओवरऑल ऑडिट प्लान में नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को तय किया जाता है और ये प्रैक्टिकली होता है। सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होती है, प्लानिंग कोई दिमाग में नहीं होती है, सब रिटर्न में होती है। जैसे मैंने आपको क्लाइंट एक्सेप्टेंस फॉर्म ओरली बताया, फिर मैंने बताया कि अच्छा ऐसे बना भी सकते हैं जिसको आप एक्चुअली में चेकलिस्ट में लिखेंगे, नीचे साइन भी करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने चेक करी है। वैसे ही ओवरऑल ऑडिट प्लान जो आपका है उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती है, क्योंकि बाद में चीज़ें भूल जाएंगे। वो प्लान बाद में रिवाइज भी हो सकता है और वो क्या क्या रिवीजन हुई है और किस रीज़न की वजह से रिवीजन हुई है वो भी सारी चीज़ डॉक्यूमेंट होती है, ताकि ये पता रहे कि हमने ऑडिट को एक स्ट्रक्चर्ड वे में एग्जीक्यूट करा है। स्टार्ट ऑडिट को हमने एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है हम लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ,
यहाँ पर हमने देखा कि भाई ऑडिट का जो है टाइमिंग, मतलब किस समय हम अपनी टीम भेजने चाहते हैं, हम कितने एक्सटेंट तक ऑडिट करेंगे। एक्सटेंट में होता है कि भाई हम किस हद तक जाकर जो है ऑडिट करेंगे, कितना डेप्थ में जाकर हमें ऑडिट करना होगा। तो ये नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट। नेचर तो पता ही स्टैट ऑडिट का असाइनमेंट है और उसमें आपको कंट्रोल टेस्टिंग और सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें तो हम करेंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, वो तो मैं आपको शो भी करूँगा कैसे शीटें बनती है और क्या प्रोसीजर फॉलो होते हैं एक एक आइटम के लिए, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ओवरऑल ऑडिट प्लान में कि आप एक ओवरऑल व्यू बना रहे हैं कि अच्छा हम इसको जो है 1 महीने का या 3 हफ्ते का जो है हम इतनी टीम हमारी लगेगी, इतना बड़ा इसका स्केल है, इसमें जो है इन बातों का हमें ध्यान रखना है। की आइटम्स हैं क्योंकि भैया उसके बिज़नेस के की आइटम्स हो सकते हैं जिसमें ज़्यादा ध्यान रखना है, जहाँ पे रिस्की आइटम्स है, वो सब चीज़ें हम ओवरऑल ऑडिट प्लानिंग में आइडेंटिफाई पहले ही कर रहे हैं कि अच्छा जो मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लाइंट के आए उसी से मैंने देख लिया, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली, ओनर मैनेजमेंट से मिला, तो ये तो मुझे पता लगी गया। नाउ ऑडिट करने की प्लानिंग हो रही है। कौन जाएगा? अच्छा भाई तुम जाओगे, इतने हमारे बंदे लगेंगे, 3-4 बंदे, 2 CA ले लो, 3 आर्टिकल ले लो, 5 हो गया, 1 मैनेजर रहेगा, बाद में पार्टनर रहेगा, तो ये 6 बंदों की टीम बन गई। जाओ उसको ऑडिट करना है, 3 हफ्ते चलना चाहिए और साइड बाय साइड आप उसको शुरू कर सकते हो। ये आपने एक ओवरऑल प्लान बनाया। इसमें जो 4-5 आइटम्स हैं ये की आइटम्स हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, तो वो सारी चीज़ें आपने बता दी कि ये भाई इस इंडस्ट्री में ये वाले रिस्क हैं, यहाँ पे घपले होने के चांसेस हो सकते हैं। मैनेजर से जब हमने बात करी, जो हमने ओनर से बात करी, हमें लगा कि बहुत एग्रेसिव है या ये बहुत कुछ मैनिपुलेट कर सकता है चीज़ें, तो वो आपने सतर्क करा। ये आपने अपनी ओवरऑल प्लानिंग में इसको पार्ट बना दिया कि भाई इन चीज़ों की ज़्यादा चेकिंग करनी, इनकी कम करना, ऐसे कर जो है प्लानिंग तैयार हो गई है। कौन बंदा जाएगा कौन नहीं जाएगा, प्लानिंग तैयार हो गई है, आपने उन्हें डिप्लॉय कर ही दिया। अब प्लानिंग रिवाइज हो सकती है क्योंकि प्लानिंग का एंड स्टेज है कि आपको जो है कंक्लूजन पर पहुंचना है, ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। तो जहाँ ट्रू एंड फेयर व्यू पर पहुंचने में दिक्कत आएगी वो चीज़ आपकी प्लानिंग का पार्ट बन जाएगी कि भाई इस जगह पर मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरा जो ओपिनियन है ट्रू एंड फेयर व्यू का, वो ओपिनियन लेने में मुझे कोई हर्डल ना आए। तो जहाँ हर्डल आएगी ट्रू एंड फेयर व्यू पर ओपिनियन लेने के लिए, वो सारी चीज़ आप प्लानिंग में डॉक्यूमेंट कर देंगे कि भाई हम अपने प्लान को ऐसे मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि हम ट्रू एंड फेयर व्यू पर ओपिनियन ले पाएँ। ये वो ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान के जो साथ हैं हम ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं कि इसमें जो अलग अलग एरियाज़ हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गए, जैसे लोन्स हो गए, जैसे कि आपके लोन्स एडवांसेस हो गए, करंट लाइबिलिटीज़, और इस साइड में जो आपकी कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं, बोरिंग्स आती है, सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, अदर इनकम, ये सब चीज़ें जो आती है, ये कौन कौन व्यक्ति चेक करेगा। जो आपने टीम बनाई थी 6-7 लोगों की, उसमें आपने एलोकेट करा कि भाई तुम ये चीज़ चेक करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, प्लस डिटेल्ड वे में कितने बंदे चाहिए, कितने रिसोर्स चाहिए, वो प्लानिंग में कर लिया। बट एक्चुअली में कौन जाएगा वो आप बाद में तय कर रहे हैं। हो सकता है पहले भी आपने तय कर लिया, बट एक्चुअली में कौन बंदा क्या काम करेगा वो ऑडिट प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। प्लस आप ये भी लिख रहे हैं जब आपकी सेल्स की चेकिंग होगी तो सेल्स में आप इन 10 बातों का ध्यान रखेंगे, परचेज में इन 10 बातों का ध्यान रखेंगे। ये आपके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड चीज़ें होती है, चेकलिस्ट होती है कि चीज़ें आपको करनी है। एक्सपेंसेस में, फिक्स्ड एसेट्स में, और आपका जो कैश एंड बैंक बैलेंस है उसमें आप एक वेरिफिकेशन कर लोगे, कट ऑफ प्रोसीजर्स आप ऐसे परफॉर्म कर लोगे। वो ऑडिट प्रोग्राम में कौन व्यक्ति करेगा उसका नाम आ गया, जो भी आपका स्टाफ मेंबर है, और कैसे करेगा, वो क्या क्या चीज़ें होगी, स्टैंडर्ड वो आ गई। ज़रूरी नहीं है कि जो स्टैंडर्ड चीज़ें आपने अपने स्टाफ को दी हो वो वहाँ पर जाकर पता लग सकता है ये चीज़ तो यहाँ पर इफेक्टिव है ही नहीं। जो भी चीज़ हम चेक कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट वहाँ बनता ही नहीं है, वहाँ पर कुछ अल्टरनेट चीज़ बनती है। तो जैसे ये चीज़ आपको पता लगेगी कि भैया हमारे तरीके से वहाँ पर चीज़ चेक नहीं हो सकती है, वो आइटम चेक नहीं हो सकता है जिसको हमें स्टैट ऑडिट में चेक करना है, तो आपका जो है ऑडिट स्ट्रैटेजी प्ले करेगी, क्योंकि हमें एंड में ऑडिट कंक्लूजन पर पहुंचना है। तो जैसे ही हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर पिट रहे हैं तो वहाँ हम प्रोसीजर को मॉडिफाई कर रहे हैं, और किस प्रकार मॉडिफाई करें, ऐसा क्या करें कि हमारा जो उस पर ओपिनियन है वो ठीक ठाक आ जाए, हमारा जो कंक्लूजन है उस पर्टिकुलर आइटम पर वो ठीक ठाक आ जाए, और वो दिमाग लगाकर एग्जीक्यूट करना, उसे ऑडिट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। और जब आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई तो उसे आपने ऑडिट प्लान में डॉक्यूमेंट कर लिया कि भाई हम ये चेंज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ का स्ट्रक्चर में कुछ चेंज है, वहाँ के सिस्टम में कुछ इश्यूज़ हैं, वहाँ ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते हैं, इसको अल्टरनेट वे में चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कई बार डेटर जो है मना कर दें कि भाई हम जो है आपको कन्फर्मेशन नहीं देंगे। अब डेटर से कन्फर्मेशन आ ही नहीं रही, क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर साइन कर दोगे कि भैया ये सारी चीज़ें ठीक है? आपने तो कन्फर्मेशन के लिए मांगा बट किसी से रिवर्ट ही नहीं आया, आप नहीं करोगे। आप कुछ अल्टरनेट स्ट्रैटेजी अपनाओगे जिससे कि आप चीज़ें चेक कर पाएँ। अब डेटर में अगर कन्फर्मेशन कोई नहीं भेज रहा है तो फिर आपका जो साल है वो ख़त्म होने के बाद उनकी पेमेंट बैंक अकाउंट में रिसीव हो रही है नहीं हो रही, उसके लिए आपने बैंक स्टेटमेंट चेक कर ली कि भैया हाँ पेमेंट तो आ रही है उनके अकाउंट से, राइट। कन्फर्मेशन आपने भेजा, पेमेंट आ रही है, सब चीज़ें क्लियर हो रही है, सारा काम चल रहा है, तो कुछ ना कुछ आप कंफर्ट लेवल डेवलप करेंगे, राइट। हो सकता है कि आप
उस पर्टिकुलर डेटर के प्लेस पर जाकर विजिट कर लें एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। कन्फर्मेशन तो भेज नहीं रहा बट एक्चुअली में है भी कि नहीं है वो भी आप चेक कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी चीज़ें चेक करने के लिए इसे ऑडिट स्ट्रैटेजी का मैं पार्ट बना रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे ये प्रोसेस आपको करना पड़े। अगर आपको कंक्लूजन पर पहुँचना है, सिंपल सी बात है। कई लोग कहते हैं कि भाई हम ऑडिट करने जा रहे हैं, हम ये भी चेक करेंगे वैसे भी करेंगे, उनका माइंड बड़ा कंस्ट्रेंट हो गया, ऐसे ही करना है। ज़रूरी नहीं है वैसे करना है, क्योंकि उस फर्म का प्रोसीजर होगा। आपको तो कंक्लूजन पर पहुंचना है। यू आर अ पार्टनर राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन, इस सीरीज़ में आप पार्टनर हैं। कंक्लूजन पर पहुंचना है, उसके लिए आपने एक तरीका तय करा, उससे काम नहीं बना तो अल्टरनेट स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। तो ये होता है ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्रोग्राम। अब जब ये बन जाता है और एक्चुअल चीज़ शुरू हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मॉडिफाई ना करें। ऑडिट प्लानिंग आपकी कंक्लूजन तक चलती है, क्योंकि एंड में जाकर ऐसी चीज़ें हो सकती है कि जो एजम्पशंस आपने पहले दी, जो एजम्पशंस आपने पहले ली कि यहाँ पर तो इन आइटम्स में रिस्क होगा, इनमें नहीं होगा, बट जिन आइटम्स में रिस्क नहीं एज्यूम कर रहे थे, एक्चुअल चेकिंग पर सैम्पल बेसिस पर जब चेकिंग करी तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क निकल गया। कुछ ऐसी चीज़ निकल गई जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ निकल गई मैनेजमेंट उसकी एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं इश्यूज़ आने शुरू हो गए। तो जो आपकी ओरिजिनल जजमेंट थी अबाउट द मैनेजमेंट, अबाउट द कंपनी, वो जजमेंट ही चेंज हो जाएगी। अगर आपने स्टार्टिंग में सोचा था सब चीज़ें देखकर कि भाई ये लेस रिस्क की इंडस्ट्री है, लेस रिस्क की पर्टिकुलर असाइनमेंट होगा, बट एक्चुअल ऑडिट में पता लगता है कि नहीं, जिन आइटम्स में रिस्क नहीं लग रहा था वहाँ भी प्रॉब्लम्स निकल रही है, तो आप और सतर्क हो जाएंगे और आपको पूरा प्लान चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है पहले सोच रहे थे कि यहाँ पर जो कंट्रोल का डिज़ाइन है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो इफेक्टिव होगा, तो आप कंट्रोल टेस्टिंग पर रिलाई कर रहे थे। बाद में पता लगा कि गड़बड़ तो बहुत निकल रही है, तो आपने कहा भाई ये कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है तभी तो गड़बड़ी निकल रही है, तो वहाँ पर आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब ये क्या होते हैं कंट्रोल टेस्टिंग, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट हफ्ते बात करेंगे डिटेल में। और जैसे ही मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, साथ में बिजनेस रिस्क के बारे में बताऊंगा कंट्रोल टेस्टिंग के साथ, ये हमारे सेशन होने के बाद मैं एक्चुअल जो है आपको शीटें खोल कर बताऊंगा कि भैया देखिए वर्क पेपर में ये है कंट्रोल टेस्टिंग, ये है डॉक्यूमेंट्स, ऐसे चेक करा है और ऐसे हमने जो है कंक्लूजन पर पहुंचे एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में। वो चीज़ें आपकी जो है आने वाले 2 या 3 वीडियो के बाद शुरू हो जाएगी। उसके लिए नेक्स्ट हफ्ते तक इंतज़ार करिएगा। सैटरडे और संडेज़ को मैं वीडियो अपलोड करूँगा। डू शेयर विथ अदर्स, भैया सब्सक्राइब कर लो, ऐसी कंटेंट और कहीं नहीं है अभी। जैसे ही वर्क पेपर खुलेंगे कहीं पर नहीं दिखाया होगा, एक्चुअल वर्क पेपर और साथ में डॉक्यूमेंट्स और साथ में जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ ज़बरदस्त है सर। आपका इससे बहुत फ़ायदा होगा, ओवरऑल व्यू आपको मिलेगा। ऑडिट करने जाओगे तो क्लैरिटी मिलेगी कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। अगर आपको इसने ऑडिट नहीं सिखाया है, छोटी फर्म में कहीं पे टैक्स का काम है, तो भी आप यहाँ से ऑडिट सीख सकते हैं कि एक्चुअली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके पीछे ये, उसके पीछे ये, उसके पीछे सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि एक्सेल की ट्रिक सीखना चाहते हैं, एक्सेल पूरा सीखना चाहते हैं, और जिसमें मैंने 5 केस स्टडीज़ भी दी हुई है, और उन केस स्टडीज़ में एक केस स्टडी तो ऐसी है जिसमें कि आपको रॉ ट्रायल बैलेंस से एक्सेल में पूरा शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, नोट्स टू अकाउंट्स के साथ, वो भी सिखाया हुआ है। वो जो है मेरी दूसरी एप्लीकेशन जो है लर्नजअप, एंड्रॉयड एप्लीकेशन learnzup.com, तो लर्नजअप पर जाकर जो है आप इसको ले सकते हैं प्रैक्टिकल कोर्सेज में, और इस पर्टिकुलर कोर्स में सर्टिफिकेट भी मिलेगा और इसके बहुत अन्य फ़ायदे हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको एक्सेल नहीं सिखाऊंगा, ऑडिट सिखाऊंगा। तो एक्सेल आपको आना ही चाहिए, तो वो आप या तो इस पर्टिकुलर ऐप के फ्री वीडियो से देख लीजिए या फिर पूरा वाला देख लीजिए, जिसमें और भी एक्स्ट्रा केस स्टडीज़ हैं और डेटा भी शेयर हुआ है जिस पर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो वो जो है लर्नजअप की एप्लीकेशन learnzup.com पे जो आपको मिल जाएगा। दोस्तों को ज़रूर बताइएगा इस कोर्स के बारे में। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड बाय बाय।